घबराती हैं, डरती हैं कि वास्तव में चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ की धरती क्या वहन कर रही है। भाइयों बहनों, जिस धरती ने आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से जिस धरती का अपना एक शौर्य और पराक्रम का इतिहास रहा हो, कौन नहीं जानता है यहां के शौर्य और पराक्रम का। हम लोगों के ठीक सामने दुनिया का सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ का किला सामने दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, खिलजियों को नाक रगड़ा रगड़ा करके मारने के उपरांत महाराणा कुंभा ने इस चित्तौड़गढ़ के इस किले को बना करके भारत के स्तंभ के रूप में स्थापित किया था। महाराणा प्रताप की महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के पावन भूमि, जिसने स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार थे, लेकिन दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, किसी भी स्थिति में नहीं झुकाएंगे। और भाइयों बहनों, यही स्वदेश और स्वधर्म के बारे में जब भी चर्चा होती है तो मेवाड़ की चर्चा होती है, चित्तौड़गढ़ की चर्चा होती है। और यहां मनुष्यों के अंदर जो शौर्य और पराक्रम था ही, चेतक जैसे घोड़े के अंदर भी वह देवत्व का गुण पैदा हो गया था, जिसने दुश्मन के नाकों चने चबाने में अपना योगदान दिया था। कौन नहीं जानता है जौहर व्रत के बारे में, महारानी पद्मिनी के जौहर के बारे में। हम लड़ेंगे मातृभूमि के लिए, लेकिन जब दुश्मन कहीं भी हावी होगा तो उस गद्दार को अपने बदन को छूने नहीं देंगे, जौहर व्रत धारण करेंगे। यह संकल्प लेने वाली हमारी माताएं, हमारी रानियां इस देश को आज भी एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और भक्ति और सत्य का एक अद्भुत संगम मीराबाई की ये धरती है। भाइयों बहनों, शौर्य और पराक्रम के लिए, भक्ति और शक्ति के लिए, देश और धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की बात जब भी आएगी और जब भी इतिहास इस बारे में लिखेगा तो इस धरा का नाम महाराणा प्रताप का, महाराणा सांगा का, महाराणा कुंभा का और इस चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का, पन्नाधाय का और भाइयों बहनों मीराबाई का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं इस अवसर पर इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमें वास्तव में पीड़ा होती है पिछले 5 वर्ष के अंदर राजस्थान को देख करके, और इसलिए पीड़ा होती है कि जब देश आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। पूरा देश दुनिया में अपनी एक नई छवि के साथ जाना जा रहा है। भारत को एक नए शक्ति के रूप में, उभरते हुए ताकत के रूप में दुनिया महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। अभी हमने G20 के अध्यक्षता के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के 40 राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली में हुआ सितंबर माह में महासमिट इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुनिया के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी जहां कहीं जाते हैं, भाइयों बहनों, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करती है, उनका अभिनंदन करती है। यह अभिनंदन केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं है भाइयों बहनों, भारत की 142 करोड़ जनता का अभिनंदन होता है। भारत का 142 करोड़ लोग गौरवान्वित होते हैं। भारत के बारे में धारणाएं बदली हैं। जो लोग पहले हेत इससे देखते थे, कमजोर देश के रूप में देखते थे, आज वे लोग भी भारत की ताकत का एहसास कर रहे हैं। सीमाएं हमारी आज सुरक्षित हो रही है,
पहले जिसकी मर्जी आती थी भारत की सीमा में घुस जाता था। पहले जिसकी मर्जी आती थी देश के किसी कोने में आतंकी घटना को वारदात दे देता था, निर्दोष नागरिकों की हत्या कर देता था। आज आतंकवादी भी जानते हैं और आतंकवादियों के आका भी जानते हैं ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ता भी नहीं है। और भाइयों बहनों, इस नए भारत में आज समस्या अकेले नहीं, समाधान की चर्चा होती है। समाधान, हम समस्याओं के लिए रोना नहीं रोते हैं, समस्याओं के लिए रोना नहीं रोते हैं। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी तो मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करके इसका समाधान दे दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 142 करोड़ लोगों को जोड़ करके उसका समाधान दे दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद की समस्या दी, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को जोड़ करके इसका समाधान दे दिया। ये नया भारत, हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी नए भारत के अंदर हम सबको देखने को मिल सकते हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत में आज हम सब इस बात को महसूस कर सकते हैं, विकास भी है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। याद करिए, 55 से 60 वर्षों तक देश में कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन गरीबों के घर में शौचालय नहीं बन पाए। 55 से 60 वर्षों तक शासन किया, गरीबों के आवास नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय दे दिया, 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंचा दिया, फ्री में पहुंचा दिया। 4 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के सौभाग्य योजना में निःशुल्क बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए। और भाइयों बहनों, यही नहीं, देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे दिया और 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे दिया। भाइयों बहनों, सरकार योजनाएं बनाती है, उसको प्रभावी ढंग से कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसका उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का कार्य भी किया, भारत को एक नए भारत का दर्शन कराने का काम भी किया। भाइयों बहनों, आज हम सब देख सकते हैं, सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति कर सकता है अगर इच्छा शक्ति हो तो, लेकिन जब संकट हो, इस सदी का सबसे बड़ा संकट कोरोना महामारी था। आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, कल भी मैं देख रहा था, अमेरिका में, चाइना में एक बार फिर से कोरोना महामारी फैल रही, तेजी के साथ फैल रही है। हमारे यहां कोरोना पर हजारों की संख्या में एकत्र है। कोरोना में पूरी तरह अंकुश है, कंट्रोल है, क्योंकि मोदी जी ने 2 प्रभावी वैक्सीन दे दी है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस होती तो क्या वैक्सीन आ जाती? नहीं आती, नहीं आती, वैक्सीन नहीं आती। और अगर आ ही गई होती, वैज्ञानिक लेके आ ही गए होते, तो कांग्रेस के नेता उसको भी ब्लैक कर देते। गरीबों को तो नहीं मिलती, नहीं मिलता थी। याद करिए, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में दी गई और 3.5 वर्षों से गरीबों को फ्री में
राशन की सुविधा मिल रही है और अगले 5 वर्ष तक मिलती रहेगी। यह भी काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही कर दिया। भाइयों बहनों, पहली बार इस सुविधा का लाभ देश के अंदर इस रूप में प्राप्त हो रहा है। लेकिन राजस्थान में भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में हमें पीड़ा होती है। कैसे कन्हैयालाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई थी, कैसे किया था, और सरकार मौन। सरकार के कानों में चूं नहीं रेंग रहा था। यहां पे मैं पिछले 4-5 दिनों से प्रचार में हूं राजस्थान में। जहां जाता हूं, कहीं खनन माफिया है, कहीं वन माफिया है, कहीं पशु माफिया है, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया है। और जब भाइयों बहनों इन माफिया की चर्चा होती है तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे। और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। आप देखते होंगे ना, माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करके, और गरीबों की आवाज कैसे वहां बनते हैं, महिला संरक्षण गृह कैसे बनते हैं, गरीब बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय वहां पर कैसे बनते हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करके दिखा दिया। और माफिया का इलाज तो डबल इंजन की सरकार ही है। डबल इंजन की सरकार हो, कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, माफिया पनपने नहीं पाएगा। भैया बहनों, यह विकास का सबसे बड़ा बैरियर है कि माफियागिरी, और इस माफिया को हर हाल में डबल इंजन की सरकार रोकेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक तरफ राजस्थान के अंदर जहां देखो वहां पे सरकारी योजनाओं में डूब, कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती। जब राजस्थान में विपत्ति आती है तो यहां के हुक्मरान पिकनिक मनाने के लिए निकल गए होते हैं। उन्हें राजस्थान की जनता जनार्दन की चिंता नहीं होती। एक और यह स्थिति, और दूसरी तरफ मैं देख रहा था, भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। वनवास कालखंड में भी सर्वाधिक समय यूपी के चित्रकूट में रहे। लेकिन भाइयों बहनों, रामनवमी में सर्वाधिक कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। कर्फ्यू राजस्थान में। मैं वही सोच रहा था कि क्या ये कर्फ्यू राजस्थान में क्यों? पता लगा कि साहब वहां पे राजस्थान सरकार ने रामनवमी के जुलूस पे रोक लगा दी। रामनवमी के जुलूस पे रोक। मैं जिस जिले में जाता हूं वहां किसी एक संत की हत्या हुई होती है, यानी संत भी सुरक्षित नहीं। रामनवमी के जुलूस पे रोक, हर धार्मिक पर्व पे रोक, या वहां कर्फ्यू। 6.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगा, कोई दंगा भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के दंगाई दूसरे लोग की यात्रा में भेज दिए गए हैं। अबे नरक लोक की यात्रा में गए हैं, उनको अब यहां मनुष्य लोग नहीं मिलने वाला है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास। ये सरकार आपका न विकास करा सकती है, न सम्मान दे सकती है, न सुरक्षा दे सकती है, न गरीब कल्याण ही कर सकती है, और न आस्था का ही सम्मान कर सकती है। आस्था का सम्मान कैसे होता है? डबल इंजन की सरकार की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बन रहा है ना भाइयों बहनों, बन रहा है ना? कोई संदेह?
माफिया प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 1977 में पहली बार कार्य प्रारंभ हुआ था, जब सरदेव श्री भैरव सिंह शेखावत जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने राजस्थान को एक पहचान दी। योजनाओं के लिए जब मैं बात करता हूं तो मुझे इस मेवाड़ क्षेत्र में ही उदय सागर झील देखने को मिलती है। महाराजा उदय सिंह जी के समय में इतनी भारी झील किस रूप में बनी थी, जल संरक्षण का आदर्श उदाहरण। ये पूरा क्षेत्र झीलों की नगरी कहलाई और वास्तव में स्वतंत्र भारत में इस समस्या का समाधान अगर किसी ने निकाला था तो वह निकाला था सरदेव भैरव सिंह शेखावत जी ने। राजस्थान में यहां के भावनाओं के अनुरूप विकास होना चाहिए, उन्होंने निकाला था। राजस्थान पर्यटन का हब बनना चाहिए, इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया था उन्होंने। आज देखता हूं मैं कि हेरिटेज टूरिज्म में सर्वाधिक टूरिस्ट राजस्थान में आता है। मैं अभी पिछले सप्ताह भी उदयपुर आया, उदयपुर एयरपोर्ट पे उतरा। मैंने कहा भी उदयपुर एयरपोर्ट में कितनी फ्लाइट आती है, मुझे बताया कि 25 फ्लाइट आ रही टूरिस्ट। ये टूरिस्ट यहां राजस्थान में केवल टूरिज्म को डेवलप करने का नहीं, यहां रोजगार के सृजन का, हर स्तर पर लोगों को नए रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के समय प्रारंभ हुआ था। उस कार्यक्रम को आगे श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में भी आगे बढ़ाया गया। लेकिन भाइयों बहनों याद रखना, विकास, टूरिज्म और रोजगार के सबसे बड़े बैरियर है माफिया राज। कांग्रेस इसका सबसे बड़ा बैरियर है और कांग्रेस आपकी आस्था पर भी खिलवाड़ कर रहा है, आपकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। कांग्रेस के द्वारा विकास में रोड़े अटकाने का कार्य भी हो रहा है। इस अवसर पर जब राजस्थान विधानसभा का एक चुनाव चल रहा है तो भाइयों बहनों, चुनाव में केवल विधायक का ही चुनाव नहीं होता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिले और होना भी चाहिए। हर कार्यकर्ता को, हर जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन पार्टी ने एक बात तय किया, मैं मानता हूं श्री चंद्रभान सिंह आज्ञा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और उन्होंने कार्य किया, लेकिन पार्टी के निर्णय के साथ अगर वे जुड़ते उनका भी सम्मान होगा। और मुझे लगता है कि जिस माफिया राज के खिलाफ हमें मिलकर के लड़ना है, उस माफिया को भी ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान से खात्मा भी होगा, रास्ता का सम्मान भी होगा। और यही भावनाओं के साथ आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरपत सिंह राजवी जी को आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। भाइयों बहनों, वो एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने 10 वर्षों तक यहां पे सेवा की, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और आज भी उनके मन में एक तरफ है कि मैं इस अभियान का साथी बनकर के आगे बढ़ सकता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि श्री नरपत सिंह राजवी जी और को एक अवसर दीजिए। डबल इंजन सवाल विधायक का नहीं, सवाल डबल इंजन की सरकार बनाने का है। प्रश्न डबल इंजन सरकार बनाने का है और डबल इंजन की सरकार जब आती है तभी राम मंदिर का सौभाग्य भी आता है। राम राज्य की आधारशिला तो मोदी जी ने रख दिया है, अब राम राज्य का आनंद भी लेना है हमारे देशवासियों को। याद रखना, जब हम राम मंदिर का आंदोलन चलाते थे तब लोग कहते थे एक ही बात, क्या तब लोग एक ही बात कहते थे, क्या राम मंदिर बन जाएगा? हम कहते थे क्यों नहीं बनेगा। लोग कहते थे आप देखते हैं क्या है वहां खड़ा। हमने कहा था रहने दो भाई, कोई आराम से रहने दो, कोई बात नहीं भाई। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, अनावश्यक। और इसलिए भाइयों बहनों, उस समय हम लोग एक बात कहते थे, हम लोग एक ही बात कहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना।
एक ही बात बोलते थे, कांग्रेस के लोग हंसते थे, जो राम मंदिर के विरोधी थे हंसते थे, संतों के हंसते थे, पूज्य संतों के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था, हंसते थे, अरे साधु संत क्या कर पाएंगे। तो हमने कहा कुछ इस नारे को टेढ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकलेगा। तो हमने कहा था भाइयों बहनों कि रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा हटाएंगे, और भाइयों बहनों गुलामी का ढांचा हटा ना, और फिर कहा मंदिर यहीं बनाएंगे, मंदिर बन रहा है ना, और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला भी विराजमान होने वाले हैं। सहमत है ना? कोई संदेह? अच्छा मुझे बताओ, चित्तौड़गढ़ से कितने लोग अयोध्या धाम जाने के इच्छुक हैं? ये पूरा चित्तौड़गढ़ आपका जो अधिकार है, अयोध्या पे तो आपका अधिकार है। भाइयों बहनों, अब मैं आपसे एक ही बात की अपील करूंगा। हमने अपने विधायक, जेवर के विधायक को यहां भेजा हुआ है, यहां देखने के लिए कि आपके साथ संवाद बनाएंगे, और मैं नरपत सिंह राजवी जी से भी कहूंगा, और मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, आप नरपत सिंह राजवी जी को विधायक बना करके जयपुर भेजिए, और 22 जनवरी के बाद वह चित्तौड़गढ़ के लोगों को अयोध्या धाम पहुंचे। बाकी वहां की व्यवस्था हम देख लेंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? तो मेरे साथ एक बार दोनों हाथ पकड़ करके बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महारानी पद्मिनी की, महारानी पद्मिनी की, महारानी मीराबाई की, महारानी मीराबाई की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जाति जय श्री